हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो जीएसटी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए नाउ हम लोग पहुंच गए हैं रिटर्न्स वाले चैप्टर पर, जहां पे हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन सी एंटिटीज़, किस टाइप की एंटिटीज़ के लिए किस टाइप के जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना मैंडेटरी है। ओके गाइस, जो लोग भी आपको ये तो पता ही होगा कि जो लोग भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे उन्हें रिटर्न्स फाइल करना कंपलसरी होगा। ओके, नाउ कौन से रिटर्न्स किस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ फाइल करेंगे उसकी बात हम लोग आज करने वाले हैं। आइए, सो नाउ सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। द पर्पस सर्व्ड बाय रिटर्न्स, ये रिटर्न्स एक्चुअली क्यों फाइल करवाए जाने चाहिए। सबसे पहले गाइज, इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। गाइज ये टैक्स रिटर्न्स ही तो होते हैं जिससे कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पर्टिकुलर एंटिटी या पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो क्या डीलिंग्स कर रहा है। उसके अलावा इससे ये भी पता चलता है कि कौन कौन लॉ को प्रॉपरली कंप्लायंस कर रहा है। कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड, उसके बाद थर्ड, फाइनलाइजेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज बाय पेयर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। उसके अलावा गाइस टैक्स कितना पे करना है या रिफंड लेना है तो कितना रिफंड लेना है, ये सारी जो है वो विद इन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि रिटर्न्स की स्पेसिफाइड डेट्स होती है, उन पर्टिकुलर डेट्स तक ही रिटर्न जो है वो फाइल करने होते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन सारी टैक्स लाइबिलिटीज़ और टैक्स रिफंड्स का कैलकुलेशन हो जाता है। उसके अलावा प्रोवाइडिंग नेसेसरी इनपुट्स फॉर पॉलिसी डिसीजंस, इसके अलावा गाइस गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस के लिए भी ये यूज़फुल रहता है। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंड एंटी इवेजन प्रोग्राम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, किस किस एंटिटीज़ का ऑडिट करवाना है और टैक्स इवेजन को कैसे रोकना है, ये सारा डिसीजन मेकिंग जो है उन रिटर्न्स के इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 37 की बात करूँगा आपसे। सेक्शन 37 प्लस रूल 59, ये दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साथ लिख के लाया हूँ। ओके, तो सेक्शन 37 बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सीटीपी पता है ना, हमारी ऑलरेडी इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ओके, तो सारा रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, लेकिन इसके बाद है एक्सेप्शन, मतलब ये सब लोगों को छोड़कर। किसको छोड़कर? पहला है आईएसडी, ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद एनआरटीपी दैट इज़ नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर। उसके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10। उसके बाद में पर्सन लाइबल फॉर टीडीएस सेक्शन अभी पढ़ा हमने लास्ट सेशन में, है ना, सेक्शन 51, और टीसीएस सेक्शन 52। उसके अलावा सप्लायर ऑफ ओआईडीआर, मतलब ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो वाला, ठीक है। तो ये सब लोगों को छोड़कर सेक्शन 37 बात करता है कि उन्हें रिटर्न फॉर्म GSTR 1 फाइल करना है, ठीक है, GSTR 1, ठीक है। कब फाइल करना है गाइस? द ड्यू डेट इज 10th ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ, मतलब जिस मंथ में आपने सेल किया उस मंथ के एंड से 10वीं तारीख तक, उस मंथ के एंड के बाद 10वीं तारीख तक आपको GSTR 1 जो है वो फाइल करना रहेगा। नाउ लास्ट में GSTR 1 कैन नॉट बी फाइल्ड बिफोर एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड। अब गाइस यहाँ पे ये इन्होंने बोला है कि आप जो है GSTR 1 जब तक कि आपका पर्टिकुलर मंथ कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप GSTR 1 उस मंथ का फाइल नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। सीटीपी, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कि पूरा मंथ बिजनेस करने वाला ही नहीं है, वो तो मंथ के किसी एक दिन करने वाला था, तो वो उसके बाद बिजनेस बंद करने वाला था, तो उस केस में वो तो रिटर्न फाइल कर सकता है। या उसके अलावा अगर आपका जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है तो फिर जितनी आपकी डीलिंग्स है उसका रिटर्न कभी भी भरवा सकते हैं, ठीक है। नाउ आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सर GSTR 1 के कंटेंट्स क्या होते हैं। GSTR 1 में क्या क्या होता है? GSTR 1 में कई दो तरह की डिटेल्स रहेगी। एक रहेगी बेसिक डिटेल्स, बेसिक एंड अदर डिटेल्स, और एक रहेगी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स। ये GSTR 1 इसको सिंपल लैंग्वेज में गाइस प्रैक्टिकली कहा जाता है रिटर्न ऑफ सप्लाईज। ओके, मतलब बिजनेस जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है उसका रिटर्न ऑफ सप्लाईज। ओके, यस। तो आ जाइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिक डिटेल्स में। सबसे पहले होगा GST नंबर,
फिर एंटिटी का नाम, उसके बाद एंटिटी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में कितना था, उसके बाद टैक्स पीरियड कौन सा है, फिर HSN वाइज समरी, HSN कोड के बारे में हमने बात की थी अर्लियर लेक्चर्स में। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स इशूड, मतलब आपने जो बिल्स इशू किए ना गाइस उसकी डिटेल्स, और उसके अलावा एडवांसेस रिसीव्ड एंड एडजस्टेड, जो भी एडवांस आपने रिसीव किए थे और उसके बाद में आपने सेल के अगेंस्ट में उसे एडजस्ट किया, वो सारे डिटेल्स आएगी। ठीक है गाइस, तो ये एक फॉर्म होता है जो बेसिक GSTR 1 में बेसिक डिटेल्स का फॉर्म है। उसके साथ साथ आउटवर्ड सप्लाईज में B2B मतलब किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन से दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल हुआ है वो B2B सेल में आता है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ओके, नाउ सेकेंड B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब फाइनल कंज्यूमर, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुआ है तो B2C में आएगा। उसके बाद ज़ीरो रेटेड एंड डीम्ड एक्सपोर्ट, उसके अलावा अगर आपने कोई ज़ीरो रेटेड सेल किया हो मतलब एक्सपोर्ट किया हो, और डीम्ड एक्सपोर्ट में गाइस कौन आएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट होता है SEZ वाले एंटिटीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आप कुछ सप्लाई करो तो उसे एक्सपोर्ट ही माना जाता है ना, तो दैट इज़ डीम्ड एक्सपोर्ट। और ज़ीरो रेटेड जो है वो होता है एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, ना उसके अलावा आपने कुछ डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करी हो तो वो डिटेल्स, उसके अलावा नील रेटेड एग्जेम्प्टेड या नॉन GST वाला कुछ सप्लाई किया हो। एंड लास्ट, अगर आपने प्रायर पीरियड के रिटर्न में कोई अमेंडमेंट्स करने हैं तो आप यहाँ पे इस रिटर्न में कर सकते हैं। मतलब पिछले मंथ के रिटर्न में आपसे कोई मिस्टेक हो गई थी या कोई एंट्री लेना रह गया था तो आप इस रिटर्न में करंट रिटर्न में ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ आपकी GSTR 1 की बात हो गई। GSTR 1 कैप्चर्स इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके अलावा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई की इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर हो जाती है। प्लेस ऑफ सप्लाई से गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट तो गवर्नमेंट के लिए यही है, क्योंकि इससे ही गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू मिलता है। क्योंकि यहाँ पे ही पता चलेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई से ही पता चलेगा कि कंज्यूमिंग स्टेट कौन सा है। ठीक है, कंज्यूमिंग स्टेट जो होगा उससे GST का रेवेन्यू मिलता है। Therefore, place of supply is the key information. Now, details furnished in GSTR 1. अब इन जो डिटेल्स की हमने बात करी थी, इन डिटेल्स को ज़्यादा अच्छे से प्रॉपरली हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अब गाइस देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऊपर B2B एंड B2C सप्लाईज है, तो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज में B2B ये रहा और B2C ये रहा। अब देखते हैं B2B में। देखो गाइस, B2B में मतलब रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड मतलब दोनों पार्टीज़ का GST नंबर अवेलेबल हो तो B2B में एंट्री करी जाती है। अब उसमें गाइस दो हो सकते हैं, एक तो इंटर स्टेट हो सकता है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, या फिर एक इंट्रा स्टेट हो सकता है। चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे वो इंट्रा स्टेट हो, दोनों के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनवॉइस वाइज सारे सप्लाईज़ की डिटेल देना पड़ेगा। इनवॉइस वाइज मतलब आपको पूरा स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर बिल नंबर 1 है, फिर उसमें परचेसर ये है, उसका GST नंबर ये है, बिल नंबर 2 परचेसर ये है, उसका GST नंबर ये है, उसके अदर डिटेल्स, सप्लाईज़ में क्या क्या है, उसकी सारी क्वांटिटी डिटेल्स, रेट डिटेल्स, सारा पूरी डिटेल में जो है उसका टेबल होता है गाइस। ठीक है, उसके अलावा अगर हम B2C की बात करें तो B2C में अगर इंट्रा स्टेट हुआ, मतलब स्टेट अपने ही स्टेट में, ठीक है, इंट्रा स्टेट में हुआ तो आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल सप्लाईज दे सकते हो, मतलब आप टोटल फिगर दे सकते हो। लेकिन अगर इंटर स्टेट है B2C, इन दैट केस आप देखोगे कि क्या आपके इनवॉइस की अमाउंट 2,50,000 से ज़्यादा है। तो गाइस अगर ऐसे बिल्स है जिनकी अमाउंट 2,50,000 से ज़्यादा है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी इनवॉइस अमाउंट 2,50,000 से कम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे कंसोलिडेटेड मतलब टोटल फिगर दे सकते हो कि हमने इतने का सेल किया है अनरजिस्टर्ड पर्सनस को। समझ में आया? बहुत ही मस्त टेबल बनाया हुआ था, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया गाइस। ये सब जो नोट्स जिसमें से हम लोग रेफ़र कर रहे हैं ना, ये नोट्स बनाने के लिए मैंने बहुत सारे पेजेस पढ़े हैं। ये हर एक जो टॉपिक होता है ना गाइस, ये अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो मिनिमम 100 to 200 पेजेस का होता है जो बेयर एक्ट में होता है। उसे पूरा पढ़ने के बाद आप इस तरह की नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये नोट्स मैंने वैसे बनाई है, जिसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम लगा था, जिसमें मैंने पूरा GST की नोट्स बनाई थी। ठीक है, दिन भर लाइब्रेरी में बैठता था और ये
करता था। और देखिए आज कितने ये यूज़फुल हो रही है, क्योंकि हमारे पास एकदम पॉइंट टू पॉइंट परफेक्ट जो नोट्स है, जो डिटेल्स है वो हमारे पास है। अगर मैं ऐसे पूरा बेयर एक्ट लेकर आ जाऊँ तो इतने बड़े बड़े उसमें पैराग्राफ्स होंगे और वो पढ़ के हम एक तो वीडियो भी नहीं बना पाएंगे, और उसे पढ़ के समझाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो ये जो है बहुत मस्त, जो है बहुत मेहनत करके नोट्स बनाई है, और आप इस पर डेफिनेटली पूरा रिलाई कर सकते हैं। ओके गाइस, क्योंकि ये जो मैंने नोट्स बनाई है उसके लिए मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मटेरियल, ठीक है, जो कि बेस्ट होता है, डेफिनेटली बेस्ट होता है, अपडेटेड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई कंप्लेंट जैसा कोई चांस ही नहीं होता है, तो इसलिए आप इस पर पूरा रिलाई कर सकते हो। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप अपनी वॉटेवर आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, सीए की हो, बीकॉम की हो, एमकॉम की हो, या और कोई आपकी टैक्स से जीएसटी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्स हो, तो आप वहाँ पे ये ही इन्फॉर्मेशन लिख कर आओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, यस, आगे आता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन स्कैन कॉपीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। अब गाइस कुछ लोगों को ऐसा डाउट हुआ कि क्या जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो अब आपने तो बोला सर यहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल्स फाइल करना हो, तो क्या हर बिल को स्कैन करके उसे अपलोड करना पड़ेगा हमें? तो जी ऐसा नहीं है। देखिए जब मैं वो बेयर एक्ट पढ़ रहा था, जब मैं पूरे डिटेल्ड में चैप्टर्स पढ़ रहा था ना, तो मुझे कुछ ऐसे जो खास पॉइंट मिल रहे थे उसे मैंने इस तरीके से नोट्स की तरह लिख के रखा है, जो कि हाँ अगर मेरे टॉपिक्स देख रहे हैं, सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आपको बहुत सारी जगहों पे नोट्स मिली होगी, जैसे कि यहाँ पे थी, ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है। तो ये पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ने के बाद उसमें से कुछ ऐसा मिलता है क्रक्स, जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसे मैं ऐसे लिख के रखता था, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस नो कंसिडरेशन, तो अगर कोई सप्लाई है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है बट स्टिल एक्टिविटी इज अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 पढ़ा था हमने। ऐसी सप्लाईज जिसमें अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी सप्लाई किया हो तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा, लेकिन अदर केसेस में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करते हैं तो उसे सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू आपको वर्कआउट करके उसे भी अपलोड करना होगा GSTR 1 में। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ओनली HSN कोड इज़ रिक्वायर्ड। उसके अलावा गाइस आपका जो भी जिस भी चीज़ में, जिस भी सर्विस में आप डील कर रहे हो, तो आपके रिटर्न में उस चीज़ को आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको उसका HSN कोड जो है वो ज़रूर बताना पड़ जाएगा। 8 डिजिट का कोड्स होता है, वो 8 डिजिट्स, पूरे 8 डिजिट्स आपको नहीं भी पता तो आप पहले 4 डिजिट्स भी जो है अपने रिटर्न में शो कर दोगे तो चल जाएगा। ओके, नाउ देखिए वही है जो मैं अभी बोल रहा था ना, तो वही बात यहाँ पे आ गई है। सो इंडिकेशन ऑफ HSN डिटेल्स, देखिए द एनुअल टर्नओवर इन प्रीवियस फिनेंशियल ईयर, अगर आपके प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1.5 CR तक है तो उस केस में आप कोई HSN कोड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर अगर 1.5 CR से 5 CR तक है तो इन दैट केस आपको HSN के पहले 2 डिजिट, ठीक है, HSN कोड के पहले दो डिजिट आपको शो करने पड़ेंगे। और अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो इन दैट केस आपको HSN में पहले 4 डिजिट्स गाइस शो करना पड़ जाएगा, राइट, यस। उसके अलावा और एक पॉइंट है मेरे पास, ये गाइस जो हमारा GST पोर्टल है, GST पोर्टल जो है जिस पे हम लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं ना, वो क्या करता है, वो ये GSTR 1 की डिटेल, देखो GSTR 1 में जब हम B2B मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस की एंट्रीज करते हैं तो उसमें ये एंट्री आ जाती है कि हमने कौन से GST नंबर को गुड्स सप्लाई किए हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए जिसने हमसे गुड्स परचेज़ किए हैं उसने GST पे किया होगा हमें, और हमने वो गवर्नमेंट को पे किया होगा, तो उसका क्रेडिट उस व्यक्ति को मिलेगा ना, जो हमारा परचेसर है उसे मिलेगा ना। तो ये GSTR 1 में जो B2B की डिटेल्स होती है उसके थ्रू जो रेसिपिएंट है उसको उसके GSTR 2 फॉर्म में ये सारी डिटेल्स मिल जाती है कि कोई पर्टिकुलर सेलर ने अपने GSTR 1 में आपके GST नंबर
को गुड्स सेल किए थे तो उस ट्रांजैक्शन में जितना जीएसटी इन्वॉल्व था उसका आप यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हो, और वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखता है गाइस क्रेडिट। ओके, सच डिटेल्स विल बी अवेलेबल इन, ये देखिए गाइस, सच डिटेल्स विल बी अवेलेबल इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GSTR 2A और फॉर्म GSTR 4A। ठीक है, यस। अब गाइस देखिए GSTR 2A नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए और 4A जो होता है वो होता है कंपोजिशन वालों के लिए, राइट, यस। ना नेक्स्ट, अब गाइस हमने बात करी थी कि GSTR 1 में आपको स्पेस दी गई है जिसके थ्रू आप जो प्रीवियस पीरियड्स के रिटर्न है उसमें अगर आप कुछ अमेंडमेंट चाहते हो तो कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नोट लिख के रखी है, देखो टेबल नंबर 9, 10 एंड 11 2। ठीक है, GSTR 1 का जो फॉर्म है उसमें डिफरेंट टेबल्स है, तो टेबल नंबर 9, 10 और 11 2 में ये दिया गया है प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट्स इन अर्लियर पीरियड। ठीक है, वहाँ पे स्पेसिफिकली स्पेस दी गई है, वहाँ पे आप लिख सकते हो आपको अर्लियर पीरियड में कौन से इनवॉइस में कुछ चेंजेस करने हैं। नाउ इन केस एरर और ओमिशन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल रेक्टिफाई द सेम। अगर कोई एरर ओमिशन हुआ हो तो आप उसे वहाँ पे रेक्टिफाई भी कर सकते हो, उस पर अगर कुछ टैक्स या इंटरेस्ट पे करना बाकी रह गया हो तो वो भी पे कर सकते हो। द टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, ये रेक्टिफिकेशन गाइज आप कब तक कर सकते हो, तो देखो टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एक सितंबर मंथ का रिटर्न ऑफ नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर या फिर एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो जिस ईयर से रिलेटेड वो इनवॉइस है जिसमें आपको अमेंडमेंट करना है, तो वो ईयर ख़त्म होने के बाद उसके बाद जो सितंबर मंथ का रिटर्न है, एक तो वो रिटर्न फाइल करने से पहले या फिर आप उस ईयर का, ठीक है, जिस ईयर का वो इनवॉइस है उस ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले विच एवर इज़ अर्लियर हो उस डेट तक आप जो है रेक्टिफिकेशन अमेंडमेंट्स कर सकते हो। ओके, यस। फिर से कुछ नोट्स आ गई है। GSTR 1 नीड्स टू बी फाइल्ड इवन इफ नो बिजनेस इन टैक्स पीरियड। बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। ठीक है, ये सब ऐसे पॉइंट्स है जो किसी को भी अचानक से डाउट आ सकता है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप सोच में पड़ जाओगे कि यार अगर कोई सेल ही नहीं है, ठीक है, मैंने 1 रुपये का भी गुड्स सेल नहीं किया है, मैंने 1 रुपये का भी सप्लाई नहीं किया है, तो क्या GSTR 1 फाइल करना ज़रूरी है? द आंसर इज़ येस गाइस। आप 00 लिख के GSTR 1 फाइल करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है पता है, आप गवर्नमेंट को एक डिक्लेरेशन दे रहे हो कि इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में मैंने कोई भी गुड्स सेल नहीं किए हैं। ठीक है, यस। तो यहाँ पे उसके अलावा गाइस टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी कैंसिलेशन हैज़ टू फाइल GSTR 1 फॉर एक्टिव पीरियड। कुछ टैक्स पेयर अगर ऐसे हैं जिनको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है, तो जिस वक्त तक वो लोग उनका रजिस्ट्रेशन एक्टिव था उस वक्त तक का GSTR 1 उन्हें फाइल करना होगा। नेक्स्ट, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट्स टू गो फॉर कंपोजिशन लेवी, GSTR 1 will be available for filing for period during which taxpayer was registered as normal taxpayer। अब गाइस कभी अगर कोई पर्सन नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जितने टाइम पीरियड के लिए गाइस वो नॉर्मल स्कीम में था उतने टाइम पीरियड का वो GSTR 1 फाइल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कुछ रिटर्न से रिलेटेड GSTR 1 की बात हुई है। इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करता हूँ गाइस।